नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गोल्ड पे। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी की ध्वनि में 25 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन हम सिलेक्टेड एंड डिफरेंट लिए हैं, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आपका ऑप्शन है आ, ओ, ई और ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ई है जो संवृत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है तो क्या कहलाता है? य, म, र और ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अर्ध स्वर कहलाता है। यह वर्ण को वर्ग के अंतर्गत आता है, यह ओष्ठ्य स्पर्श कहलाता है। यह र ल व परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत अर्धस्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन य र ल व में से पहला व्यंजन य विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि वह जैसे वंश शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है। किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चरित होकर अर्धस्वर बन जाता है, जैसे स्वर या अनुसार शब्दों में व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती है? ऑप्शन है च, छ, ज, झ। बी में है क, ख, ग, घ और सी में है ट, ठ, ड, ढ। डी में है प, फ, ब, घ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, च, छ, ज, झ। अगर स्पर्श संघर्षी पूछे तो 4 च, छ, ज, झ। इसी में पूछे स्पर्शी व्यंजन तो कितना लगाइएगा? स्पर्शी व्यंजन बोलेगा तो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग अघोष है, अल्पप्राण, फ को कहते हैं अल्पप्राण, स को कहते हैं उष्ण और थ को कहते हैं सघोष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स उष्ण है जो कि सुमेलित है। अब देखिए उष्ण व्यंजन को हम पहचान कैसे करते हैं? उष्ण व्यंजन पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, हम इससे याद कर सकते हैं शेष, सही। ये चार जो है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये चार क्या है? उष्ण व्यंजन है। उसी में अगर हम बोलेंगे कि अनुस्वार क्या है तो अनुस्वार 2 है, सॉरी अयोगवाह 2 है। तो कौन कौन से है? तो एक है, हिंदी में बोले तो 2 है और संस्कृत में 4 है। तो हिंदी में एक अंग है और एक अ है, ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। अगर इसमें बोला जाए अल्पप्राण, इसमें अल्पप्राण बोल रहा है तो अल्पप्राण किसके कहते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये व्यंजन क्या है? अल्पप्राण है। और दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है झ, थ, ज और क, त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क और त, क्योंकि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अब देखिए, वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं। इसी आधार पर कम वायु से उच्चरित ध्वनि अल्पप्राण और अधिक वायु से उत्पन्न ध्वनि महाप्राण कही जाती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग अल्पप्राण है, जो कि मैं पहले बता दिए हैं। जैसे क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, ग, य, न, म सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है।
जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, घ, श, ड, ढ और भ सभी ऊष्म व्यंजन है। तो इसको याद कराए है ना, विशेष सही तलावे मूर्धन से दंतिस और ह तो क्या है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी होता है गर्म, जब ऊष्म पूछे तो ये बताना। शेष सही क्रम व क्रम है। महाप्राण है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उसको घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न और ब, भ, म इत्यादि सभी स्वर वर्ण क्या है, सभी स्वर वर्ण है। और ग्यारह लव ह क्या है, घोष या सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तलावी से मूर्धन से दंती से अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है। तो ऑप्शन है क, झ, ठ और प। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झ, जो कि महाप्राण कहे तो दूसरा और चौथा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। ऑप्शन है ख, थ, च और फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, च है जो अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण तो ए से हो गया एक, ल तो ल हो गया 3 और प हो गया 5। ये क्या हो गया, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। तो ऑप्शन है अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण व्यंजन। दूसरा चौथा पूछे तो महाप्राण व्यंजन और पहला, तीसरा, पांचवा पूछे तो अल्पप्राण व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है। ऑप्शन है क, ग, ङ और ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ह, जो कि महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, चौथा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनियां है। ऑप्शन है क, ख, ग और ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो कि क है जो अल्पप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाव श, मूर्धन स, दंती स और डॉट डॉट के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए ऊष्म, हाँ ठीक, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे शेष सही, तो तलावी श, मूर्धन स और दंती स यहाँ पे हो जाएगा ह, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न उष्मा से होता है, वे महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन है ह, श, तलावी श और ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ल, जो कि ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से तलावी श, मूर्धन से और दंती से व्यंजन किस प्रकार के हैं। ऑप्शन है अंतस्थ, वर्तस्य, तालव्य और ऊष्म। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्म, जो कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन और वर्ग का
पंचमाक्षर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग का पंचमाक्षर। जैसे अंग हो गया, य हो गया, न, म, ये सब क्या है, वर्ग का पंचमाक्षर कहे तो देखिए क वर्ग के लास्ट में जो बोलते हैं ना, जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये लिखे ना, यहाँ पे जो लास्ट में होता है ये क्या है, पंचमाक्षर है। इसी को हम बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। यहाँ पे उसके बाद हो गया य, न, न और म, ये सब क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, अयगवा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग को अयगवा कहते हैं और अनुस्वार को। ये ध्वनि न तो स्वर है और न ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती है। पंडित किशोरी वाजपेयी दास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं, इसीलिए ये स्वर नहीं है। और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसीलिए व्यंजन नहीं। वर्णों के दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग्य नहीं है, इसीलिए दोनों ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। ऑप्शन है अंग, य, न और य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, य, जो कि अनुस्वार ध्वनिया अंतस्थ व्यंजन है, अनुस्वार ध्वनि के सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहेंगे, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। जैसे टुकड़े नहीं हो सकते हैं अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं, अक्षर या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण है, अभी 53 भी हो गया है, एक वर्ण ऐसे है, ये जुट के हो गया है 53 वर्ण, जिनमें 11 स्वर है, 2 अयगवा है, 33 व्यंजन है, 2 द्विगुण है और 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के कितने व्यंजन हैं। ऑप्शन है 21, 33, 36, 40। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 40, जो कि व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है तो कितना है। ऑप्शन है 50, 54, 52 और 55। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 52। इसमें अगर ऑप्शन में दिया रहता कि 53 होता है तो वही लगाते कि 53 होता है, अभी वर्तमान में 53 है, ये पहले 52 था, एक बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्ण, ध्वनि, अक्षर और वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो कि अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर आते हैं। ऑप्शन है 14, 11, 13 और 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11। कुल स्वर पूछे तो 13 और सीधे पूछे कि स्वर कितना है तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ऑप्शन है शब्द, मात्रा, वर्ण, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्ण, समरूप यानी कि ग्रेफिम, रूप या शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समरूप या ग्रेफिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन पहले देखिए, जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है और न पश्च रेखा के केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। और ऐसे स्वर है नागरी लिपि में मात्रा पद्धति, ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह में होती है। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफिंग कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6
स्वर और उनकी मात्राएं हैं। अ हर्ष के अंतर्गत आता है और आ दीर्घ के। हर्ष गए तो छोटा और दीर्घ यानी कि बड़ा। उसके बाद है सिरा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों का सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है स और र वर्णों को। नेक्स्ट ऑप्शन है तलावे मूर्धन्य स और र वर्णों को, और सी में है तलावे स और र वर्णों को, और डी में है तलावे श्र और अ वर्णों को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तलावे स और र वर्णों को संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है, जैसे छ को क और मूर्धन्य स से। क में हलंत इसलिए लगाए क्योंकि क पूरा नहीं आधा होता है, और त्र का त और र से, और ज्ञ का ज और य से, यहाँ पर य होगा। उसके बाद दूसरा है तलावे स और र से। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। ऑप्शन है संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर और सुनकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिखकर। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देवनागरी लिपि से संबंधित क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, जो कि देवनागरी लिपि का विवादास्पद है। ज्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से संबंध जोड़ते हैं। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहां के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से उन्हें नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देश भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसीलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है, जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है बांग्ला, पंजाबी, मराठी, गुजराती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठी, जो कि देवनागरी लिपि है जिसका विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं क्या है देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी और विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागरी और मसनवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितना है। तो ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है और कुल पूछे तो 13 है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 343, बी में अनुच्छेद 344, सी है अनुच्छेद 345 और डी है अनुच्छेद 346। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 यानी आर्टिकल 343 में वर्णित हिंदी राजभाषा हिंदी और राजकीय भाषा कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संविधान सभा में निर्णय लिया हिंदी भी भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। 344 राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है।
और अनुच्छेद 45, 46 से 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधानों में रखा गया है। और अनुच्छेद 343 के 2 में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि में पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों का देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसे विधि में उल्लेखित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है धारा 343 के 1, 343 के 2, 343 के 333 के 1 और 334 के 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धारा 343 के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को और 14 सितंबर 1950 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को देश आजाद हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी भारत की सभी भाषाएं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत की राजभाषा पूछे तो हिंदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 के किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के विकास संबंधित निर्देश है। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह विशेष निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, जिससे भारत के सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का व्यक्ति का माध्यम बन सके और उसका शब्द भंडार समृद्ध और संवर्धित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।